हेलो दोस्तों, मैं अमर हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर सेकंड के मैथ एंड जनरल साइंस के सब्जेक्ट जनरल साइंस की। इस वीडियो से पहले 6 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह इस सीरीज की 7वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सूक्ष्म जीवी की, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो कुछ हमारे मित्र होते हैं और कुछ शत्रु होते हैं। कौन से जो सूक्ष्म जीवी होते हैं हमारे मित्र होते हैं उन्हें जानेंगे, और कौन हमारे शत्रु होते हैं उन्हें भी जानेंगे। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम, सीटेट, ऑल स्टेट, टीटी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रिलेटेड हर आपके जो पेपर होते हैं हर किसी में कुछ ना कुछ सवाल आता ही है। आइए शुरुआत करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान मंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आपको हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वे जीव जो इतने अधिक सूक्ष्म होते हैं जिन्हें सूक्ष्मदर्शी के बिना देख पाना असंभव होता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। कि बहुत से ऐसे ही सूक्ष्मजीवी होते हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जो जीव होते हैं उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्म की सहायता से नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेड पे कभी क्या होता है, अगर आप ब्रेड को अधिक लंबे समय का तक अगर आप वातावरण में छोड़ देते हैं तो क्या है, उस पर कवक जम जाता है। तो उस कवक को आप सूक्ष्म की सहायता से देख सकते हैं, और बिना सूक्ष्म शरीर से नहीं दिखाई देगा, और जो कवक होता है वही सूक्ष्म जीव होता है। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, क्योंकि ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। आइए अब इन सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण मुख्यतः 5 भागों में बांटा जाता है, जो निम्न है। जिसमें सबसे पहला आता है जीवाणु, जिन्हें बोलते हैं बैक्टीरिया। ये पूर्व केंद्रीय एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कि आपका ई गोलाई है, सैलोमन आदि है। इसमें 2-3 प्रकार के आपके जीवाणु होते हैं, जिसमें स्पाइरल जीवाणु भी होते हैं और क्षणनुमा जीवाणु भी होते हैं। आप इस चित्र को अच्छी तरह से देख पाते हैं कि इसमें क्षणनुमा जो जीवाणु दिखाए गए हैं और इसमें स्पाइरल जीवाणु दिखाए गए हैं। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट होता है आपका कवक, जिसे इंग्लिश में फंगी कहा जाता है। यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय कोई भी प्रकार के हो सकते हैं, जो पोषक के आधार पर मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। मतलब क्या है, ये खुद भी अपना भोजन बनाते हैं और दूसरों का भी भोजन निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इसमें ईस्ट है, पेनिसिलियम है। जो ईस्ट है आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कवक है, फंगी है, जिसका फर्मेंटेशन, एल्को का जब फर्मेंटेशन किया जाता है तो उसमें उपयोग किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। तीसरे नंबर पे आता है आपका शैवाल, जिन्हें इंग्लिश में एल्गी बोला जाता है। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं, और यह स्वयंपोषी होते हैं। ये जो इस प्रकार के जो आपके एल्गी होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं, और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्पाइरोगाइरा होता है, स्पाइरुलिना आदि की जो आपकी शैवाल होते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसका चित्र भी देखते हैं, ये स्पाइरो गायरा का आपको चित्र दिया गया है। उसी के साथ साथ इस प्रकार का भी आपके शैवाल होते हैं। नंबर 4 पे आता है आपका प्रोटोजोआ, जो एक कोशिकीय जीव या विषमपोषी होते हैं। मतलब ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, और ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते। यह क्या विषमपोषी होते हैं, ये दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है। ये आपका अमीबा का आपका चित्र दिया गया है, ये आपका पैरामीशियम का चित्र दिया गया है। आपने एक लगभग हर 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। और ये आपका जो चैप्टर है सूक्ष्म सी, ये आपके क्लास 8 का सेकंड चैप्टर भी है। अगर आप एकेडमिक हैं और आप छोटे बच्चे हैं, कक्षा 8 की क्लास कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे, जिसे बोला आपके लास्ट आता है 5वें नंबर पे विषाणु, जिसे वायरस बोलते हैं। वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वह अन्य सूक्ष्म से भिन्न होते हैं। वह केवल परपोषी में गुणन करते हैं। आपके जो वायरस होते हैं उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो परपोषी में ही गुणन करते हैं, जीवाणु और कोशिका जंतु में गुणन करते हैं। गुणन का मतलब ये है कि अगर कोई वायरस है,
जैसे कि बहुत से अलग-अलग स्ट्रक्चर के वायरस होते हैं, एक ही प्रकार का स्ट्रक्चर ये दिखाया गया है, दूसरा ये दिखाया गया है और लेटेस्ट जो चल रहा है कोरोना का आपने सबने देखा ही होगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये जो वायरस होते हैं कभी भी स्वयं गुणन नहीं करते। अगर ये किसी सतह पे मौजूद हैं, किसी निर्जीव वस्तु की सतह पर मौजूद हैं ये, तो ये हमेशा निर्जीव कहलाते हैं, निर्जीव अवस्था में ही होते हैं। क्योंकि वहाँ गुणन नहीं करते हैं, वहाँ इनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। परंतु अगर ये किसी मनुष्य की त्वचा पर भी हैं, तब भी ये निर्जीव होंगे। परंतु जैसे ही त्वचा के अंदर एंटर कर लिया गया इन्होंने, अगर एंटर कर लिया तो यह सजीव हो जाते हैं, अपना गुणन प्रारंभ कर देते हैं। जैसे आपने कोरोना की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी और देखी है, एक्चुअल पढ़ी नहीं है, देखी भी है, महसूस की है और चारों तरफ इसी का गुणगान हो रहा है आजकल कि आपके हाथों में अगर कोरोना है, अगर आप धो लो तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ-साथ अगर ये कोरोना आपके शरीर के अंदर चला गया, तो कोरोना के वायरस हैं, SARS-CoV-2 जिसे बोला जाता है, आपका जो कोरोना का वायरस है, ये होता है SARS-CoV-2। अगर ये वायरस है, ये वायरस होता है कोरोना का, अगर ये शरीर के अंदर चला गया तो ये मल्टीपल जनरेशन कर देता है, उससे बीमारी होती है कोरोना। तो कोरोना क्या है? आपकी बीमारी है और आपका वायरस SARS-CoV-2 है। तो इस बात का ध्यान रखना कि बीमारी क्या होता है। जैसे HIV क्या होता है? आपका वायरस होता है, परंतु जो एड्स होता है वो आपकी बीमारी होती है। HIV वायरस से आपका एड्स होता है, जैसे इसी प्रकार SARS-CoV-2 से आपका कोरोना होता है। तो क्या होता है, ये निर्जीव होते हैं, सतह पे अगर पड़े रहते हैं। तो तभी जो आपने कहा होगा, देखा होगा कि आप सबसे ज़्यादा जो WHO की गाइडलाइंस हैं, भारतीय सरकार की गाइडलाइन है कि आप हाथ के हाथ जल्दी से जल्दी धोते रहें। जिससे क्या होगा, अगर आपके हाथ पे कोरोना भी है तो आपने धो लिया, वो निर्जीव है और चला जाएगा, निकल जाएगा आपकी। अगर परंतु अगर उस हाथ का उपयोग आपने किसी अपने जो अगर कुछ वहाँ पे कट है या उसका आपका नाक में, मुँह में, आँख में अगर आपने उसका उपयोग कर लिया और वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया, तो उसे नहीं मारा जा सकता। आज तक उसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है कोरोना की, अभी तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो। परंतु जब अगर आपके हाथ पे है तो आप उसे साबुन से धोएंगे तब भी मर जाएगा वो, और आप अगर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे तब भी मर जाएगा, केवल क्योंकि वो निर्जीव है, निर्जीव को आसानी से मारा जा सकता है। परंतु जब एक्टिव हो गया, आपके शरीर में प्रवेश कर गया, तो आपको नहीं मार सकते। तो यही मेन प्रॉपर्टी होती है वायरस की, कि वो किसी भी निर्जीव वस्तु में निर्जीव का काम करते हैं और सजीव के अंदर जाते ही वो एक्टिव हो जाते हैं और अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं, अपना जनन प्रारंभ कर देते हैं और अपने ही जैसे अनेक विषाणुओं का या जीवाणु उसका वायरस का निर्माण कर लेते हैं। आइए अब बात करते हैं सूक्ष्मजीवी रहते कहाँ हैं। सूक्ष्मजीवी एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि आपके जीवाणु हैं, कुछ शैवाल हैं और प्रोटोजोआ, और कुछ बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके शैवाल और कवक होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी होती है। और सूक्ष्मजीवी हैं वो किसी भी मौसम में रह सकते हैं, चाहे आपका बर्फीली हो, बर्फीली शीत हो, उष्ण हो, कोई भी प्रकार की परिस्थिति हो उसमें वह रह सकते हैं। जैसे कि कोरोना, आपका कोरोना क्या है, आपका जो सऊदी अरब जैसे गर्म देश हैं वहाँ भी अब वो जीवित हैं, और भारत जैसे नॉर्मल टेम्परेचर वाले क्षेत्र हैं वहाँ भी जीवित हैं, और आपके यूरोपियन कंट्री जहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है वो वहाँ भी जीवित हैं। तो जो वायरस हैं, जो सूक्ष्मजीवी हैं, वो हर एक परिस्थिति में रह सकते हैं, और वो मरुस्थल में भी पाए जा सकते हैं और दलदल में भी पाए जा सकते हैं। जो दलदल होती है उसमें भी पाए जा सकते हैं। यह मनुष्य सभी सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीवी सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से रहते हैं, क्योंकि जो जो सूक्ष्मजीवी जो है कुछ मनुष्य के अंदर भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मनुष्य के अंदर नहीं पाए जाते। तो मनुष्य के अंदर भी पाए जा सकते हैं, कुछ जंतुओं के अंदर भी पाए जा सकते हैं सूक्ष्मजीवी। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीवी अकेले रह सकते हैं, परंतु कवक हो गया, आपका जीवाणु हो गया, वो हमेशा समूह में रहते हैं। अब बात करते हैं, हमारा आज का जो चैप्टर है सूक्ष्मजीवी और हम उसी के बारे में बात करते हैं कि सूक्ष्मजीवी से हमारा क्या रिलेशन है, सूक्ष्मजीवी से हमारा क्या वास्ता है, हमारी लाइफ में क्या। सूक्ष्मजीवी हमारे जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ हानिकारक हैं और रोगों का निर्माण के कारक भी हैं, क्योंकि बहुत से जो सूक्ष्मजीवी हमारे हेल्प भी करते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कौन से आपके जो हेल्प लाभदायक आपके सूक्ष्मजीवी हैं और कौन से हानिकारक जीवी आपके सूक्ष्मजीवी हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं लाभदायक सूक्ष्मजीवी, जिसमें सबसे पहला हम अब कुछ एक टॉपिक को लेके चलेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से आपके जो जीवाणु हैं वो लाभदायक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भोजन की, क्योंकि मनुष्य भोजन खाता है, वही सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए ज़रूरी है। तो आपका फूड में जो होता है आपका लैक्टोबैसिलस, आपका जो जीवाणु होता है जिसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं, का उपयोग दही में, आपके पनीर में, चीज में आदि डेयरी उद्योग उत्पाद बनाने में किया जाता है। पेनिसिलियम रोज की कोटिक कवक से चीज बनती है, कि जो आपका ये जो पेनिसिलियम होता है इससे चीज बनती है, और आपका
बेसिलस जो आपका जीवाणु होता है वो आपका डेयरी दूध दही बनाने में काम आता है। ईस्ट क्या है, सैक्रोमाइडेज में भी काम आता, कवक का उपयोग में ब्रेड में कवक में चीज बनाने में किया जाता है। आपका जो सैक्रोमाइसीज सेरोबिसी आपका जो कवक होता है उसका उसमें में ब्रेड केक और चीज में सब में प्रयोग होता है। आप देख लीजिए दो प्रकार का फोटो दिखे हैं, पहला है जिसमें आपका का जो उसका सूक्ष्मजीवी का प्रयोग नहीं किया है। आप एक नॉर्मली आप खाना बनाते हैं, जब रोटियां बनाते हो तो आप उसमें सूक्ष्मजीवी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपकी जो है रोटी वो कम फूलती है। उसी के साथ साथ और अगर आप नॉर्मल बिना उसके अगर मान लीजिए आप छोले भटूरे बना रहे हैं और आपने अगर सूक्ष्मजीवी का प्रयोग नहीं किया है, जो लैक्टोबैसिलस आपका जीवाणु है उसका उपयोग नहीं किया, तो आपका आटा इस प्रकार दिखाई देगा। परंतु अगर आपने इस जीवाणु का या सूक्ष्मजीव का आपने प्रयोग किया है तो आपका जो आटा जो गूंधा हुआ आटा है इस प्रकार दिखाई देगा, और जो आपका जो भटूरे बनेंगे वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में फूल जाएंगे और जो अच्छे बनते हैं। तो इसलिए भोजन में भी उपयोग होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है शराब बनाने में। अब मनुष्य है शराब का आदी है तो उसे पीने के लिए भी चाहिए, और अधिक मात्रा में कैसे उपयोग शराब बनाई जाती है उसमें ईस्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। ईस्ट का उपयोग किण्वन द्वारा सभी प्रकार की शराब बनाने में किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग सभी प्रकार की शराब बनाने में किया जाता है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिडिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग भी किया जाता है। जो गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित जो प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। अगर आपका ईस्ट ना हो तो शराब का आपका अल्कोहल नहीं बनेगा। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। कि क्या होता है कि जब आपका गन्ना होता है, गन्ने का आपने रस निकाल लिया उसमें, तो उसके बाद क्या करते हैं उसे छोड़ दिया जाता है बहुत अधिक समय के लिए ईस्ट डालकर। तो क्या होता है धीरे धीरे आपका जो चीनी होती है जो उसका रस होता है वो फर्मेंटेशन के द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद अलग आपकी भाप आसवन विधि से डिस्टिलेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं उससे अलग कर लिया जाता है, और शुद्ध शराब का निर्माण होता है। उसी का जो निर्माण होता है लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। ये हमारे साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर, जिन्होंने किण्वन की खोज 1857 में की थी। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट में। दूसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में। मनुष्य को, जब मनुष्य है तो बीमारियां भी होंगी, तो उनका क्या उपयोग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में सूक्ष्मजीवी का, तो उसी के पढ़ते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में सूक्ष्मजीव में अनेक एंजाइम हैं, हार्मोन्स, इंटरफेरोन्स, प्रतिजैविक आदि का उत्पादन किया जाता है। सूक्ष्मजीवियों का उपयोग इनके द्वारा होने वाले रोगों के प्रति टीका बनाने में भी किया जाता है, जैसे कि डीडीटी, बीसीजी, पोलियो का टीका बनाने में सूक्ष्मजीवियों का प्रयोग किया जाता है। और अगर देखें जैसे उसी के साथ साथ जैसे कोरोना है तो उसका टीका नहीं बना है, वो भी अगर टीका बनेगा तो उसमें एक सूक्ष्मजीवी का उपयोग होगा, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा, उसी का उपयोग होगा। प्रथम टीके का निर्माण था एडवर्ड जेनर ने सन 1798 में किया था। इस बात का ध्यान रखना कि एडवर्ड जेनर, जो उनकी चित्र देख लीजिए, ये है महान मनोवैज्ञानिक, ये साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीके का जो निर्माण है 1798 में चेचक के निर्माण की खोज की थी। और ये आपका सीधे एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाता है। और जो आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं जिन साइंटिस्ट से, मैंने सभी के चित्र लगा रखे हैं, तो इसलिए एक बार आपको जो चित्र लगा रखे हैं उन्हें ध्यान से देखना है और सबको ध्यान से पढ़ना है। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके का खोज की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे देखो आप देखोगे क्या होता है, जब आप कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। कि जब आप बीमार पड़ गए तो आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया, अथवा कोई प्रतिजैविक गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। तो इन औषधि का जो स्रोत होता है वो सूक्ष्मजीव ही होता है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है। कि जो आपका प्रतिजैविक होती हैं, एंटीडोट होती हैं, वो क्या है, जो सूक्ष्मजीव आपके में जो अनवांटेड सूक्ष्मजीव आपके शरीर में उत्पन्न हो गए हैं उन्हें नष्ट कर देती है पेनिसिलिन। तो अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। कि एंटीबायोटिक का निर्माण जो आप यूज करते हैं वो क्या करती है, आपके अंदर जो अनवांटेड सूक्ष्मजीवी जो आपके लिए हानिकारक है शरीर के लिए, उनको नष्ट कर देती है। तो ये उन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु व कवक से होने वाले अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जिन्हें कवक और विषाणु की से उत्पादन किया जा रहा है।
किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग हो जाता है। ये हमारे महान साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों के बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तरकीब में पड़े हरे रंग की फफूंद के छोटे जीवाणुओं को दिखे। छोटे जीवाणु जो फफूंद थी, उन्होंने क्या है, एक जीवाणु को देखा उसमें, फफूंद के अंदर। उन्होंने पाया कि जो फफूंद है जीवाणुओं को वृद्धि करने से रोक रहे हैं, और तथ्य में पाया कि बहुत सारे जो जीवाणु हैं फफूंद द्वारा मारे गए हैं। तो इस प्रकार फफूंद से उन्होंने पेनिसिलिन का निर्माण किया। तो ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि पेनिसिलिन का निर्माण कैसे किया गया था। आइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चौथे नंबर पे आता है आपका कृषि में क्या प्रयोग होता है सूक्ष्मदर्शी का। कुछ सूक्ष्मदर्शी स्वतंत्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण फसल का उत्पादन करते हैं, पौधे को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसे आपका राइजोबिडियम जीवाणु होता है, जो क्या करता है, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, और जो पौधे की ग्रोथ है बहुत अधिक हो जाती है, मतलब सही मात्रा में होती है, सहायता करता है उसकी ग्रोथ करने के। लाइकेन एवं कवकमूल जैसे सहजीवी संबंध भी कृषि और पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं। और बहुत से जो सूक्ष्म जीवी होते हैं वो पर्यावरण में क्या अपघटन का काम करते हैं। और जो जैसे बहुत से जो आपके मान लीजिए कि जो अनवांटेड आपने कोई भी वस्तु उपयोग करी, आपकी लकड़ी है, जो निर्जीव वस्तु है, प्लास्टिक को छोड़कर नहीं, जो आपके प्राकृतिक जनित ही जो आपके जो उत्पाद हैं, जैसे लकड़ी, ये जो बहुत से पत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं, जब आपने उपयोग किया फिर क्या वो खराब हो जाते हैं, फिर क्या आपने फेंक दिए, फिर जो उन्हें गलाने में जो काम करता है वो सूक्ष्मजीवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और नष्ट कर देते हैं, और वो नष्ट होकर ही जो आपके जो निर्जीव वस्तु होती हैं वो वायुमंडल में मिल जाती हैं। तो यह भी बहुत अच्छा काम करते हैं सूक्ष्मजीवी। नेक्स्ट है 5, अनुवांशिकी एवं जीव अभियांत्रिक में, यानी जेनेटिक एंड जेन इंजीनियरिंग में कुछ सूक्ष्मजीवी अनुवांशिक शोधों में अत्यंत लाभकारी होते हैं। जो सूक्ष्मजीवी होते हैं, जेनेटिक जो इंजीनियरिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। जीव अभियांत्रिकी द्वारा जीन उपचार, मानव उपयोगी उपचार निर्माण आदि में सूक्ष्मजीव अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्मजीवी होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वो हेल्प करते हैं नई जनरेशन को आपकी नई खोज के लिए बनाने। जैसे ई कोलाई और ईस्ट का फर्मेंटेशन में निर्माण होता है, ये जो आपका ये अनुवांशिक का ही जनक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारे साथ है। उसके साथ साथ हमारे जो कुछ जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, अभी हमने जो बात की वो लाभदायक सूक्ष्म जीवों की बात की, अब बात करेंगे हम हानिकारक सूक्ष्म जीवों के। प्रायः जीवाणु, विषाणु, कवक जैसे सूक्ष्म जीवी पादपों, जंतुओं, मानव में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जिन्हें रोगजनक या पैथोजेंस भी कहते हैं। रोग वह अवस्था होती है जब शरीर या किसी भाग की सामान्य प्रक्रिया में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी अवस्था को रोग कहते हैं। रोग कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका कुपोषण हो सकता है, आनुवंशिक हो सकता है, बहुत से रोग के कारण हो सकते हैं। तो ऐसी जो सूक्ष्मजीवी होते हैं जो शरीर में रोगों का आपका निर्माण करते हैं, तो ऐसे सूक्ष्मजीवियों को हानिकारक सूक्ष्मजीव कहा जाता है। आनुवंशिक सूक्ष्मजीवी भी होते हैं जो जैसे कि अवस्थित संक्रमण होने या किसी अन्य कारणवश शरीर के दैहिक, क्रियात्मक, मानसिक दशा में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसी अवस्था को रोग कहते हैं। और कुछ जो आनुवंशिक रूप से भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं रोगों के प्रकार के। रोग किस प्रकार के होते हैं? मानव में पाए जाने वाले समस्त रोगों को 2 वर्गों में रखा गया है, जिसमें पहला होता है जन्मजात रोग। क्योंकि जो रोग होते हैं वो 2 प्रकार के ही होते हैं मोस्टली। सबसे पहला जन्मजात आपके रोग होते हैं। जो रोग जन्म से ही प्रारंभ होते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहा जाता है। ये आनुवंशिक विकृति या विकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके ट्रांसफर होते हैं। जैसे आपके दांत कोशिका, जैसे दांत कोशिका अर्कता होती है, हीमोफिलिया होता है, जिसमें क्या है, मतलब बच्चों को हीमोफिलिया वगैरह, जैसे हिम की आग में ब्लड की कमी होती है, तो ऐसे क्या है दर पर दर पीढ़ी पर पीढ़ी हो जाते हैं। अगर आपके ब्रिटेन की महारानी है, उन्हें भी एक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, जो आनुवंशिक रूप से है। तो ये आपके चलते रहते हैं आनुवंशिक जो होते हैं, और जन्मजात होते हैं। विभिन्न अंगों के विकास में विकार या जन्मजात रोग होते हैं। मतलब बहुत से जो आपके जब आपका बॉडी का जनरेशन होता है, जब बच्चा पैदा होता है, उसका जनरेशन होता है, तो उसी वक्त वो रोग होते हैं उसमें। और बहुत से जो आपके शरीर के अंग होते हैं उसमें विकार उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे रोगों को जन्मजात रोग कहा जाता है। दूसरे होते हैं उपार्जित या एक्वायर्ड डिसीज। ये जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं, जो निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। दूसरे उपार्जित होते हैं, जो हम क्या, बच्चे ने जन्म लिया तो बिल्कुल सही होता है, परंतु जब वातावरण में आता है उससे कुछ उसे रोग हो जाते हैं, उसे उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिसीज कहते हैं। जिसमें पहला है संक्रमण।
या संचारी रोग, जिसमें मतलब जो उपचारित रोग होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें संक्रमण के या संचारी रोग, तो इन्हें कम्युनिकेबल डिसीज भी जिन्हें बोलते हैं। ये रोग विभिन्न जीवधारियों जैसे कि जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृत्रिम द्वारा फैलते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को रोगजनक जीवाणु कहा जाता है। जैसे संक्रमित जीव, कोरोना भी आपका संक्रमण संचारी रोग है, क्योंकि यह क्या है, एक दूसरे से फैलता है। जिसमें क्या है, उदाहरण के लिए और भी देख सकते हैं, जैसे आपका फ्लू है, मलेरिया, क्षय, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स आदि, ये क्या है, एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं। तो ऐसे रोगों को क्या संचारी रोग या संक्रमण रोग कह लेते हैं। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो होते हैं असंक्रमण असंचारी रोग होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं। तो ये क्या है, ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, जो निम्न प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला आता है जैसे आपका एलर्जी हो गया, जिसमें आपके एलर्जी किस किस से हो सकती है, छींक से हो सकती है, खुजली हो सकती है। दूसरा है कुपोषण संबंधी रोग होते हैं, जिसे पेलाग्रा, रक्त रक्त रक्ताल्पता बोलते हैं। तो ये जो इस प्रकार की जो डिजीज होती हैं वो क्या कुपोषण से संबंधित होती हैं। उसके साथ साथ होती हैं आपकी डिजेनरेटिव डिसीज, जिसे आपके वक्र या हृदय का खराब होना। तो इस प्रकार के जो होते हैं वो असंचारी रोग होते हैं, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है कैंसर, जैसे मुंह का कैंसर, ईद का कैंसर आदि भी जो होते हैं, जो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं। मानसिक रोग है आपका, तनाव हो गए, अवसाद हो गए। प्रदूषण संबंधी रोग होते हैं, जैसे आपका ब्लैक फुट हो गया, इटाई हो गया। फिर उसके बाद दांत की बात करो, ये रोग माइक्रोस्पोरेंजिया कवक के द्वारा होता है, उत्पन्न होता है। अन्य कवकीय रोग जैसे निम्नलिखित, ये आपके बहुत सारे रोग दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जैसे दाढ़ी और बालों के जो रंग होते हैं, ये भी आपके हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो रोग होते हैं वो आपके नॉन कम्युनिकेबल रोग होते हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट पे। अब देखिए, ये अब कुछ सारणी दी गई है, जो मनुष्य में सूक्ष्म द्वारा जो हो गए वाले रोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आपका जैसे क्षय है, क्षय रोग होता है, ये आपका जिसे टीबी बोलते हैं। आपका जीवाणु से संचरण का तरीका, ये वायु से फैलता है। फिर आपका खसरा हो गया, ये भी आपका वायरस का होता है, और इसका जो फैलने का माध्यम है वो भी आपका वायरस है। फिर चिकन पॉक्स हो गया, ये भी आपका वायरस है, ये सीधे या वायु के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। फिर आपका पोलियो, ये भी वायरस है, ये वायु और जल से फैल सकता है। तो ये जो इस प्रकार के जो रोग हैं, इन रोगों से बचाने के लिए क्या करेंगे। और इसी के साथ कोरोना भी है, कोरोना भी इसी कैटेगरी का रोग है, कि जो क्या है वायरस से होता है। अगर यहाँ पे बात करूँ कोरोना, कोरोना वायरस से होता है, जो क्या है टचेबल सतह से सतह या वायु से संपर्क से सीधे संपर्क के द्वारा फैलता है, समझ लो। इन्हें करना क्या चाहिए, इनसे बचाव के क्या साधन है। रोगी व्यक्तियों को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो आपके जो कोरोना वाले व्यक्ति हैं उन्हें क्वारंटीन किया जाता है, उनके लिए अलग स्पेशल बेड दिया, आइसोलेशन बोर्ड दिया जाता है पूरा का पूरा। उन्हें किसी भी के ऐसे उनके दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आए, इसलिए पूरा का पूरा आइसोलेशन उन्हें रखा जाता है। रोगी की व्यक्तिगत बच्चों को अलग रखा जाता है, और उचित समय पर टीकाकरण करना चाहिए। परंतु कोरोना का टीका नहीं है, इन सब का कोरोना इनका टीका बन चुका है, तो कोरोना का टीका भी जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका हैजा, जो आपका जीवाणु से होता है, जल और भोजन से फैलता है। दूसरा है आपका टाइफाइड है, ये भी आपका जीवाणु से होता है, ये जल से होता है। इनके बचाव क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छता ही जरूरी है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वच्छता तो सबसे पहला आपका की है। आपको स्वस्थ रहने की अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, भली भांति पके भोजन, उबला हुआ पेयजल और टीकाकरण के इसका बचाव है। फिर उसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी, जो वायरस से होता है और जल के द्वारा फैलता है। उबले हुए पेयजल को का उबाल कर प्रयोग करना चाहिए, और टीकाकरण इसका इलाज है। फिर आता है मलेरिया, जो प्रोटोजोआ होता है, जो मच्छर से होता है। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छरदानी का रसायन का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशी का छिड़काव, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जन को किसी स्थान पर एकत्र नहीं रहना चाहिए। आपका जो मलेरिया होता है वो आपका मच्छर से होता है। आइए अब करते हैं, देखते हैं कुछ सूक्ष्म द्वारा पौधों में भी रोग होते हैं। ऐसा नहीं मनुष्य में ही केवल समान रोग होते हैं, कुछ जो सूक्ष्म द्वारा जो रोग होते हैं वो आपके पौधों में भी होते हैं। जैसे पादप का अगर बात करूं, आपका नींबू जो क्रैकर है, इसमें क्या होता है, ये जीवाणु से होता है और वायु के द्वारा फैलता है। जैसे कि आप ये नींबू के चित्र देखेंगे, इसमें क्या क्या ब्लैक ब्लैक आपके जो में धब्बे बन जाते हैं। तो इस प्रकार का जो रोग होता है वो नींबू में होता है। फिर आपके गेहूं में, गेहूं की रस्ती भी हो जाती है, मतलब गेहूं की पत्तियों में भी हो जाता है। ये कवक के द्वारा फैलता है, वायु और जीव के बीज के द्वारा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो पत्तियां होती हैं, अगर आप रियल में आपने अगर गेहूं की पत्तियां देखी होंगी तो उसमें
गेहूं की अगर पत्तियां देखोगे तो आपको येलो येलो से चीजें आपको ये दिखाई देंगी कि आप पत्तियों रियल में देखोगे तो ये जो पत्तियों में क्या है येलो येलो से रियल में दिखाई देंगे। बहुत से आपने देखा होगा कि पीले कलर के इसमें क्या है आपके धब्बे पड़ जाते हैं। उसके बाद भिंडी, आपकी भिंडी की जो पीत होती है उसमें भी वायरस होता है, उसमें भी कीट के द्वारा होता है। आप देखोगे जो क्या है पत्तों, अगर भिंडियों के अगर आपने एक्चुअल पेड़ देखा होगा तो जो वायरस फैलता है तो क्या होता है भिंडियों के जो पत्ते होते हैं जो ग्रीन होते हैं बिल्कुल, वो क्या है पीले पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो क्या है कुछ मुख्य रोग इनमें आपके उसमें भी होते हैं, पौधों में भी। अब देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। अब एक बार आपका पुनरावलोकन कर लेते हैं कि हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या सीखा है। सबसे पहला, सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना किसी सहायता से अकेले आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल सही है, ये हमने सीखा। दूसरा है, यह बर्फीले शीत मौसम में उष्ण झरनों मरुस्थल के दलहन हर प्रकार के में जीवित रह सकते हैं, ये हमने बिल्कुल सीख लिया है। सूक्ष्मजीव वायु जल मिट्टी पौधों जंतुओं में पाए जाते हैं। ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्मजीव के अंतर्गत आते हैं। इनमें विषाणु अलग हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में शामिल किया जाते हैं, क्योंकि विषाणु अलग हैं। विषाणु क्या है सजीव में सजीव होते हैं और निर्जीव में निर्जीव होते हैं, तो इसलिए अलग रखा जाता है। विषाणु केवल परपोषी जीवाणु जैसे जीवाणु, पादप और जंतुओं में गुणन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कुछ सूक्ष्मजीवी औषधि और अल्कोहल के वाणिज्य उपयोग में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि आपका ईस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट, कुछ सूक्ष्मजीवी जैविक कचरे जैसे कि मृद पौधे होते हैं जंतु अपशिष्ट को अवरुद्ध कर करके सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ अतिसार और मलेरिया जैसे रोगों को उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीवी हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। हाँ, कुछ जो सूक्ष्मजीवी होते हैं हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ये आपको, अगर आपने ये वीडियो नहीं पढ़ी है तो भोजन वाली मैंने 2 वीडियो प्रोवाइड कराई है, आप उसमें पढ़ा देख सकते हैं, और मैंने बेहतर तरीके से समझाया है इस टॉपिक को। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्म्यूल पौधों की जड़ों में, ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरित कर देते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता क्षमता बढ़ जाती है, बिल्कुल हमने पढ़ा। मिट्टी में उपस्थित कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं नीले हरे शैवाल वायु नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन यूरिया में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करते हैं, जिनका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। आइए अब करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर ये पहला है, ये जुलाई 2019 के पेपर सेकंड में पूछा गया था। निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकता है? शैवाल, कवक, राइजोबेरियम या वायरस। जो आपका जो शैवाल होता है वो आपका पौधा होता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही भोजन बनाता है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी आपका जुलाई 2019 के पेपर सेकंड में पूछा गया था। प्रतिरोधी जीवाणु रोग के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है? आयोडीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या सल्फर। जो आपकी जो प्रतिरोधी होती है वो आयोडीन होती है। ये आपके बिल्कुल, तो आयोडीन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका जो क्वेश्चन था ये भी आपका जुलाई 2019 के पेपर सेकंड में आया था, यानी आपके टोटल 3 क्वेश्चन आए थे। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ ये 3 क्वेश्चन का आपकी जो वीडियो है वो 3 क्वेश्चन आपको दिला सकती है। उसके साथ साथ मैंने आपको प्रकाश वाली वीडियो कराई है, 2 नंबर की है। आपको एसिड बेस साल्ट वाली कराई है, वो भी 2 नंबर की है। फिर आपको दूसरी और तीसरी वीडियो पॉलीमर की, वो 1 नंबर की वीडियो है दोनों। फिर चौथी और 5वीं वीडियो लगभग 2 से 3 को नंबर की आपकी वीडियो है, 2 वीडियो। तो टोटल आपको 3 2 5 2 7 और 1 8 और 1 3 11 नंबर की आपकी लगभग वीडियो करा चुकी हूँ। तो यानी जो आपके 20 नंबर का आपका जो कंटेंट आता है उसमें से मैंने 11 नंबर का आपको करा दिया है, यानी 50% से ज़्यादा आपको सिलेबस कंप्लीट मैंने करा दिया है। अगर वो सारी वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है और आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कंफ्यूजन है उन वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको उसका सोल्यूशन भेज देंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे। तो आइए करते हैं ये क्वेश्चन। पहले ऑप्शन दिए गए हैं आपके, एक आपके कॉलम में ए में दिए गए हैं, कुछ बी में दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। ईस्ट, आलू, शैवाल और कवक। दूसरा है कार्य के प्रबंधन, जीवाणु महासंघ, खंडन और मुकुलन। आपका ईस्ट क्या करता है? मुकुलन का कार्य करता है, यानी पहले का 4 सही है।
तो फोर्थ केस में केवल एक ही में है, तो ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। बाकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता ही चुका हूँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका दिसंबर 2018 के पेपर सेकंड में आया था। स्तंभ ए और स्तंभ बी में मिलान कीजिए। वृतांत, अपघटक, ह्यूमस, शाही, पादप जंतु के मतलब एक जंगली जानवर है, सूक्ष्मजीवी है, बड़े संख्या वृक्ष है। आपका वृक्ष वितान क्या होता है? बड़े आपके वृक्ष की आपकी शाखाएं होती है। तो पहले का चौथा है, पहले का चौथा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो केवल एक पहला ही आपका सही है। उसी के साथ साथ मैं बता देता हूँ, आपका शाही जो होता है वो एक जंगली आपका जो क्या है, जंतु होता है, ठीक है। उसके बाद अपघटक होते हैं, फिर ह्यूमस। तो ये आपके जो आपके अपघटक होते हैं वो क्या करते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं। ह्यूमस क्या, मृदक और पादपों की ये होती है। तो पहला ये बिल्कुल सही हो गया, आपके सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका दिसंबर 2018 के पेपर 2 में आया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है? मैं बता ही चुका हूँ, एडवर्ड जेनर ने किया है, और ये तो थंबनेल पे भी दे रखा है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ईस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है? दही, चीनी, साधारण नमक या अल्कोहल में? तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इसका प्रयोग, ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल में किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग नहीं होता? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में बता ही चुका, इसमें होता है। दही बनाने में इसमें भी होता है। गन्ने के रस के किट बनाने में बिल्कुल इसका प्रयोग होता है, परंतु डबल रोटी बनाने में होता है, ना कि पकाने में होता है। तो आपका ये गलत है, तो नहीं पूछा था, यही आपका सही आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।